साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे साथियों। आपका दोस्त फिर मुकेश नागर आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। साथियों आज हम लोग जो है ये लास्ट हमारा चल रहा है काल विभाजन के अंदर, और ये दोनों ही जो है ये लास्ट में है आते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन हम लोग आज देखेंगे और डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन आज हम लोग देखेंगे। ये काल विभाजन का जो टॉपिक हमारा चल रहा था ये आज हमारा फिनिश हो जाता है। फिर इसके बाद में जो काल विभाजन का जो टॉपिक है, मुख्य रूप से हमने जो काल विभाजन किया है वो कौन से किए वो भी आज हम लोग फिनिश कर लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आज हमारा सबसे पहला जो काल विभाजन है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन है। इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा है? 4 कालखंडों में इनके द्वारा हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। अब 4 कालखंड इन्होंने कौन कौन से किए हैं? देखो, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। ये 4 कालखंडों में इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया है। आपको एक बात यहाँ पर नोटिस करनी होगी साथियों कि प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। जो आदिकाल रहा है उसे प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। और आदिकाल को आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया? वहां पर मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वहां पर हम लोग गलती कर देते हैं, तो साथ ही याद रखना, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा, प्रारंभिक काल यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। किसको? आदिकाल। याद हो जाना चाहिए और याद होना ही चाहिए, 100% याद रहना चाहिए। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, जो आदिकाल है उसे प्रारंभिक काल किसने कहा? किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आपको पता है, इन्होंने लिखा है, सबको याद होना चाहिए ना ये बातें। उसके बाद में जो प्रारंभिक काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने और आरंभिक काल कहा वहां पर मिश्र बंधुओं ने। याद होना चाहिए सारी चीज, ठीक है। अब देखते हैं इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है, उसमें प्रारंभिक काल जो है 1884 से 1350 ईस्वी तक रहा है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को आपने भक्ति काल कहा, यह है 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। इसके बाद में बात आती है रीति काल की, जिसको उत्तर मध्य काल इनके द्वारा कहा गया, और ये 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इन्होंने इसकी समय सीमा रखी। आधुनिक काल जो है इन्होंने 1857 ईस्वी से अब तक जो इन्होंने बांटा है, ये आधुनिक काल को बांटा है। तो ये पूरा का पूरा जो काल विभाजन है ये हमारे किसका रहा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी का रहा। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है इन्होंने काल विभाजन में क्या क्या नाम दिए हैं। जो डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन है उसमें आदि काल को इन्होंने बांटा 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो काल विभाजन किया है उसमें पहला काल है आदिकाल, और आदिकाल को इन्होंने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने रखा है। भक्ति काल की जो समय सीमा रखी है इन्होंने 1350 से 1650 ईस्वी तक रखी। रीति काल की जो समय सीमा है 1650 से 1850 ईस्वी तक रखी है, और आधुनिक काल की समय सीमा 1850 विक्रम संवत से इन्होंने रखी है। एक बात याद रखना, इन्होंने आधुनिक काल को भी अलग अलग कालों में बांट दिया है। किसके द्वारा बांटा गया? ये डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा बांटा गया। तो आधुनिक काल को अलग अलग कालों में बांटा। तो सबसे पहले पुनर्जागरण काल, उसको भारतेंदु युग। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भारतेंदु युग को जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? भारतेंदु युग को तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग को कहा गया। भारतेंदु युग को क्या कहा गया? पुनर्जागरण काल कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और इसी तरह से आपको याद होना चाहिए। जागरण सुधार काल किसको कहा गया? द्विवेदी युग को कहा गया। तो द्विवेदी युग को क्या कहा? जागरण सुधार काल कहा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को। तो जागरण सुधार काल में तो हम भारतेंदु युग कर देते हैं और द्विवेदी युग पुनर्जागरण कर देते हैं। तो ये यहाँ पर कंफर्म याद होना चाहिए। भारतेंदु युग को क्या कहा इन्होंने? पुनर्जागरण काल कहा।
द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा, जागरण सुधार काल कहा। उसके बाद में अगला है आधुनिक काल को इन्होंने जो बांटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में छायावाद, छायावाद को जो इन्होंने रखा है समय सीमा 1918 से 1938 की समय सीमा इन्होंने रखी है। फिर छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद के जो काल हैं उसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया। छायावादोत्तर काल उसको कहा गया, उसमें प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो प्रगति काल, फिर प्रयोग काल, फिर नवलेखन काल, जिसे हम नई कविता के नाम से भी जानते हैं। तो प्रगति प्रयोग काल को इन्होंने 1938 से 1953 समय सीमा रखी और नवलेखन काल की इन्होंने 1953 से अब तक की समय सीमा इनके द्वारा रखी गई। तो याद आप कैसे रखोगे, याद रखने की सबसे मेन बात यही है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो 4 कालखंडों में बांटा है। इन्होंने आधुनिक आदि काल को प्रारंभिक काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल तो आधुनिक काल ही नाम इन्होंने रखा है। समय सीमा इनकी नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि जो है भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसके द्वारा कहा गया, रीति काल को उत्तर मध्य काल किसके द्वारा कहा गया, आदि काल को प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखनी पड़ेगी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो है आदि काल को प्रारंभिक काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और भक्ति काल के बाद में जो रीति काल आता है उसको उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल को तो आधुनिक काल कहा है। और इनके द्वारा कितने कालखंडों में बांटा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को, 4 कालखंडों में बांटा है। ये इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र की बात आ जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कितने कालखंडों में बांटा है, 5 कालखंडों में बांटा है। वैसे तो मुख्य तो, लेकिन आदि काल को आदि काल ही रखा, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने फिर बांट दिया 4 कालखंडों में। याद रखना है आप लोगों को। तो इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा। पुनर्जागरण काल किसको कहा, भारतेंदु युग को कहा। जागरण सुधार काल किसको कहा, द्विवेदी युग को कहा। इसके बाद में छायावाद आ जाता है और छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा है। छायावादोत्तर काल इनको प्रगति प्रयोग काल कहा है। प्रगति काल होता है ना, प्रगति और फिर प्रयोग काल, ये 2 होते हैं। तो इन्होंने प्रगति प्रयोग काल कह दिया। उसके बाद में नवलेखन काल यानी कि जो नई कविताएं हमने लिखी है वो नवलेखन काल के अंतर्गत आ जाती है साथियों। तो ये इस तरह से इनका काल विभाजन हो जाता है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का और इधर डॉक्टर नगेंद्र का। तो एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट। अब देखो यहां पर क्या होता है कि अब वास्तविक काल विभाजन क्या रहा, जो वास्तविक काल विभाजन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। और यहां पर जो हमारा काल विभाजन है वो अंतिम हो जाता है। इसके बाद में हम लोग जो है आगे फिर इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। काल विभाजन का जो मैटर है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, लास्ट यही है। तो वास्तविक काल विभाजन में क्या रहा, जो आदि काल है उसकी समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी तक रही। भक्ति काल की समय सीमा यहाँ पर 1350 से 1650 ईस्वी तक रही और रीति काल की समय सीमा यहाँ पर 1650 से 1850 ईस्वी तक रही। और आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 से अब तक की रही है साथियों। तो ये वास्तविक काल विभाजन ये है 100% जो जिसको हम लोग पूरा निचोड़ निकाल करके रख दिया है, तो वो यही काल विभाजन माना गया। बाकी आपको मैंने हर लेखक हर राइटर के अनुसार अलग अलग काल विभाजन मैंने आपको पूरे कंप्लीट यहाँ पर करवा दिए हैं। तो वो सारे के सारे आपको वैसे के वैसे ही याद रखने हैं और अच्छे से वीडियो 1 से आप लोग पढ़िए, पूरा का पूरा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट में यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो वास्तविक काल विभाजन यही है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। सभी ने इनको ही अलग अलग नामों से जाना है, जितने भी राइटर रहे सबने इनको अलग अलग नामों से जाना, लेकिन वास्तविक रूप में तो यही काल विभाजन है। और ये इनकी समय सीमा है, भक्ति काल 1000 से 1350, आदि काल 1000 से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 से 1650, रीति काल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से अब तक। तो साथियों ये काल विभाजन अब यहाँ पर फिनिश होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।